Good morning and welcome to ethics series video from Conscience IAS। आपका स्वागत है Conscience IAS के ethics series के वीडियो में। और आपसे वही पुराना अनुरोध, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइबर बढ़ने ज़रूरी हैं ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं, क्योंकि मोटिवेटिंग फोर्स भी चाहिए काम करने के लिए। आपको बहुत ही तरीके से आपको एथिक्स की सारा अंडरस्टैंडिंग यहाँ से मिलेगा। दूसरा चीज़, कमेंट आप ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट करने से मुझे इम्प्रूव क्या करना है ये पता चलेगा। क्योंकि मैं तो अगर अपने हिसाब से सब चीज़ें देता गया तो आप देखेंगे कि कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर समझ ना पाएँ, समझाना ही काम है, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन है। दूसरा चीज़ कि पिछले वीडियो में हमने कुछ इंटीग्रिटी पे जो प्रश्न आए थे और जो हमने अंडरस्टैंडिंग दिया है, उसके आधार पे आपको ये बताने की कोशिश की थी कि आप कैसे उसको अप्रोच करेंगे। और अप्रोच में आपका इंटीग्रिटी का आस्पेक्ट कभी गायब नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने काफ़ी चीज़ें बताई थी। अब दूसरा जो है, मैं आपको केस स्टडी पे लेके आना चाहता हूँ। 2 केस स्टडीज़ मैंने किए हैं, क्योंकि इंटीग्रिटी अभी तो पहला 3 लाइन ही बताया है। तो केस स्टडी पे मैं आपको लेके आना चाहता हूँ। केस स्टडी के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि केस स्टडीज़ विम्स एंड फैंसीज पे नहीं बनते। आपने जो सिद्धांत आप जो सीख रहे हैं, जैसे मैंने आपको इंटीग्रिटी बताया, पर्सनल इंटीग्रिटी के मैंने आपको 4 क्वालिटी बताया है। इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी अगर आपको देखना है तो मैंने उसमें 3 क्वालिटी बताई, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड अब आप इसको कैसे उसमें अप्लाई करेंगे ये भी बताना मेरा फर्ज है। अब आगे जब पूरा एथिक्स का क्लास होगा तो आप एक चीज़ उसमें देखेंगे कि काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स निकल के आ रहे हैं, जिसकी अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। और आपका चुटकी बजाते ही सारा केस स्टडी सॉल्व होगा प्रिंसिपल बेस पे। और दूसरा चीज़ कि प्रैक्टिकल आस्पेक्ट और यूटिलिटेरियन आस्पेक्ट में हमेशा अंतर करना सीखिए। यूटिलिटेरियन आस्पेक्ट में क्या होता है कि इंटीग्रिटी को थोड़ा कंप्रोमाइज कर लिया जाता है और बस काम निकालने वाली बात रह जाती है। प्रैक्टिकल का मतलब होता है, मैं हमेशा क्लास वाला प्रैक्टिकल की बात करता हूं। साइंस का थियरी आपने पढ़ा, वो थियरी अप्लाई होता है या नहीं होता है, उसी थियरी को आप एज इट इज लेबोरेटरी में देखते हैं। दुनिया एक लेबोरेटरी है। आपको एक केस स्टडी के रूप में सिचुएशन दे दिया गया। अब आप जो सिद्धांत डिराइव कर रहे हैं, उस सिद्धांत को आप सही से अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यूपीएससी इतना भी देखेगा कि कितना % आप अप्लाई कर पा रहे हैं। 100 कर पा रहे हैं, 100 इम्पॉसिबल होता है। और दूसरा चीज़, आप 100 कर रहे हैं या 80 कर रहे हैं, 60 कर रहे हैं, तो मतलब जितना % उसको आपने एथिक्स के थियरी को या इंटीग्रिटी के प्रिंसिपल्स को आपने जितना प्रैक्टिकल बना दिया, मतलब एप्लीकेबल बना दिया, वही प्रैक्टिकलिटी है। और प्रैक्टिकल अप्रोच को ही यूपीएससी देखना चाहता है। अब आइए एक केस स्टडी हम लेते हैं। एक केस स्टडी है कि एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन रिसीव किया आरटीआई के एक्ट के अंदर में। और जब वो इंफॉर्मेशन जो उस क्वेरी के मुतल्लिक जब उन्होंने इंफॉर्मेशन गैदर किया, तो पब्लिक पीआईओ जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, उसमें देखते हैं कि कभी उन्होंने खुद एक कार्य किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन किया था, जिसमें कुछ लैकुना निकल आया। अब उस लैकुना में ये और इनके दोस्त फंस रहे हैं।
इनके कलीग, दोस्त कहना अच्छी बात नहीं है, कलीग फंस रहे हैं। अदरवाइज ही इज ए कंसाइंटियस मैन, वो इंटीग्रिटी को फॉलो करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे गलती हो गई है, और इसमें अगर इंफॉर्मेशन छुपाते हैं तो नौकरी बच सकती है, और अगर इंफॉर्मेशन नहीं छुपाते हैं तो नौकरी जाती है। अब इसमें क्या क्या है, वो डिमांड करता है कि ही कम्स टू यू फॉर एडवाइस, वो आपके पास एडवाइस के लिए आता है। द फॉलोइंग आर सम सजेस्टेड ऑप्शंस, कुछ ऑप्शंस यूपीएससी आपको दे रही है। प्लीज एवेल्युएट द मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ ईच ऑफ द ऑप्शंस। मैं आपको इंडिकेट करूंगा क्वेश्चन में, आप उसको इलाबोरेट कर लेंगे, लेकिन इंडिकेशन ही काफ़ी है उतना। द PIO कुड रेफर द मैटर, जब पहला ऑप्शन आपको आता है, PIO कुड रेफर द मैटर टू हिज सुपीरियर ऑफिसर्स एंड सीक एडवाइस एंड एक्ट स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस इवन though he is not completely in agreement with the advice of the superior। इसमें कहना यह है कि आप अपने सुपीरियर ऑफिसर्स के पास जाइए और एडवाइस, इनफॉर्मल एडवाइस लेने की बात कर रहा है, फॉर्मल नहीं। आप जाइए और आप ये सोच के जाइएगा कि आपके एडवर्स भी अगर ओपिनियन आता है तो आप उसको मानेंगे। इसमें आप देखेंगे कि इस वाले में जेन्युइनिटी लैग कर रहा है। जेन्युइनिटी हमने बताया है कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए होता है उसका उपयोग वही करे। अब इसमें जेन्युइनिटी कैसे लैग कर रहा है? आपके हाथ में अभी भी है, इंटीग्रेटेड पर्सन अपने हाथ में कभी नहीं रखेगा अगर उस पर एलिगेशन लग गया। आपके हाथ में अभी भी है कि आप चाहें तो आप उसके एडवाइस को फॉलो करें, मतलब कोई कंपल्सन नहीं है। तो ये कौन सी बात हुई कि आप विक्टिम हैं, ये आप पे एलिगेशन लग रहा है, आपका जो है सो कंट्राडिक्शन इन वर्क्स सामने आ रहा है और आप अपना न्याय खुद करें, ये तो जेन्युइनिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका न्याय कोई और करे। इसमें जेन्युइनिटी की कमी आ रही है। दूसरा ऑप्शन दे रहा है, The PIO could proceed on leave and leave the matter to be dealt by his successor in office or request for transfer of application to another PIO। अब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी आप देख लीजिए कि उसका पर्सनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंफॉर्मेशन, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में जब कन्फ्लिक्ट होता है तो इसको कहते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में सबसे पहले घोषणा करनी चाहिए, मैटर को दूसरे अधिकारी को देने पर घोषणा भी हो जाएगी। मतलब ट्रूथफुलनेस, जेन्युइनिटी, फेयरनेस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इसमें अपने आप आ जाएगा। तो ये मैटर तो ठीक है, ये ऑप्शन कंसीडर किया जा सकता है। दूसरा चीज है, तीसरा जो ऑप्शन है, द PIO कुड वे द कंसिक्वेंसेस। अब दूसरे ऑप्शन में एक और चीज है, और रिक्वेस्ट फॉर द ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन टू अनदर PIO। मतलब ये एक ऑप्शन इसमें ये भी है, इसमें जो कंट्राडिक्शन निकल के आएगा, एक ऑप्शन ये भी है कि वो वहीं पे जॉब करता रहे और उसके सारे कलीग्स वहीं पे जॉब करते रहें और उस पे दूसरा PIO ऑफिसर्स जांच करें। ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि आप हो सकता है कि आपके जॉब करने से या तो वो स्वतः इन्फ्लुएंस हो जाए या आप खुद इन्फ्लुएंस कर दें। तो यहाँ पे एक लैकिंग बच जाती है और वो बच जाती है ट्रूथफुलनेस की। अगर वो ये वाला ऑप्शन अख्तियार करता है तो इसके पहले अगर इसमें अगर जाता है, लीप पे जाता है, तब तो ठीक है। तो इसमें एक कंट्राडिक्शन आपको और लगा करके दे दिया, वो चारों में। तीसरा जो है, द PIO कुड वे द कंसिक्वेंसेज ऑफ डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन ट्रूथफुली इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑन हिज कैरियर
and reply in a manner that would not place him or his career in jeopardy, but at the same time a little compromise can be made on the contents of information. अब यहाँ पे ट्रूथफुलनेस लैक कर रहा है, कह रहा है कि उसके पास स्कोप है कि कॉम्प्रोमाइज कर ले इंफॉर्मेशन देने से। ट्रूथफुलनेस लैक हो गया, फेयरनेस लैक हो गया। दूसरा चीज उसको कह रहा है कि आप तौलो, मतलब सेल्फिशनेस से वो एक्ट करने कह रहा है उसको कि तौलो। और उसके बाद जो है सो, तो इसमें जो है सो सीधा सीधा मामला है ट्रूथफुलनेस का कि भाई, और फेयरनेस का कि भाई ट्रूथफुलनेस, अगर आप ट्रूथफुल नहीं रहेंगे और खुद अपना डिसीजन अपने लेंगे तो आप हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, कंटेंट छुपा लें। इसलिए ये ऑप्शन इसमें देखेंगे कि धीरे धीरे अगर ट्रूथफुल नहीं रहेगा तो जेन्युइनिटी, फेयरनेस और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, मतलब अपने कलीग को ही बचाएगा, उनकी कंट्राडिक्शन को विदाउट हर्टिंग एनीवन वो कर नहीं सकता। चौथा जो ऑप्शन दिया गया है, द PIO कुड कंसल्ट हिज अदर कलीग्स हु आर पार्टी टू द डिसीजन एंड टेक एक्शन एज पर देयर एडवाइस। यहां तो लैक ऑफ जेन्युइननेस है, उन लोगों से मिल करके सलाह करके नहीं, इसको तो वहां कहना है लैक ऑफ जेन्युइननेस। आपको ये लैक ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, लैक ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, क्योंकि ब्रिंगिंग आउट द कंट्राडिक्शन विदाउट हर्टिंग एनीवन, आपको ये देखना है। अब यहाँ आप कर रहे हैं, आप कोलूजन बना रहे हैं कि सब कोई मिल करके एक जगह बैठिए और बैठ करके हम लोग बात करें, और बात करने के बाद हम लोग डिसाइड करें कि कैसे क्या किया जा सकता है। तो ये तो ये स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का सीधा सीधा मामला है। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप नहीं हैं तो आप इंटीग्रेटेड पर्सन नहीं है, क्योंकि एक को अगर आप फॉलो नहीं कीजिएगा तो धीरे धीरे बाकी जो 3 एस्पेक्ट है उस पे भी आप आक्षेप लग जाएगा। हालांकि वो आभासी रूप से दिखेगा पर वास्तविक रूप से वो होगा नहीं। अब आपको सजेस्ट करना है कि उसको करना क्या चाहिए। एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। सबसे पहले उसको, आप कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब भी डेवलप हो, सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको ये घोषणा करनी है कि भाई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे डेवलप हो रहा है, इसलिए मैं लीव पे जा रहा हूँ। और उसके बाद आप लोगों का जो, और इस अपने सारे कलीग्स को बताएगा कि भाई आप लोग भी इस तरह के कंट्राडिक्शंस में आप लोग फंस रहे हैं, मैं तो जा रहा हूँ लीव पे, आप लोगों को भी यही सजेस्ट करेगा। और जैसे ही ये जाएगा, खुद भी जाएगा, तो जांच बैठेगी और सब पे आंच आएगी। तो सब पे आंच आएगी तो जो भी हो, दोषी हो निर्दोष हो, इनको अपना ये सजा लेना चाहिए। इंटीग्रेटेड पर्सन का यही पहचान है। तो इनको लीव पे जाना चाहिए। लीव पे जाने के बाद खुद ब खुद डिपार्टमेंट अपना एक नया PIO तय करेगी। PIO तय करेगी, आप पे एलिगेशन भी नहीं लगेगा कि आप इन्फ्लुएंस कर रहे थे डिसीजन मेकिंग को, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में तो एक और करके एक कंट्राडिक्शन डाल दिया है, तो वो छलावा था UPSC का, ताकि आप उस ऑप्शन को पकड़ लें। लेकिन आप इसमें पूछ रहा है कि सजेस्ट करें, तो सजेस्ट करना बहुत बार आप इन चारों में जो कंट्राडिक्शन आता है ना, चारों ऑप्शन में, तो उन कंट्राडिक्शन को दूर करके आप एक कंक्लूजन दे सकते हैं कि भाई हम ऐसे करेंगे। अब इंटीग्रिटी से ही रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है। हाँ, you are working as an executive engineer in the construction cell of municipal corporation and are presently in charge of the construction of a flyover। आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रूप में एक फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन को हेड कर रहे हैं।
उसमें 2 जूनियर इंजीनियर हैं जो आपके मातहत काम कर रहे हैं, प्लस कॉन्ट्रैक्टर है, और एक चीफ इंजीनियर है जिसको आपको रिपोर्ट करना है। अब जूनियर इंजीनियर रेगुलर बेसिस पे आपको रिपोर्ट करते थे। एक बार आपने औचक निरीक्षण किया और औचक निरीक्षण किया तो आपने देखा कि जो पुल के डिज़ाइन में लकुना है, कमी है, और जो पब्लिक सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, पब्लिक सेफ्टी के लिए काफ़ी खतरनाक मामला है। अब इसमें 2 बातें सामने आ रही हैं कि अब वो करे तो क्या करे इस कंडीशन में। और दूसरा चीज़ कि ये जो फ्लाईओवर बन रहा था ये काफ़ी पब्लिक प्रेशर के बाद बन रहा था। एक एलिमेंट डाल दिया पब्लिक प्रेशर, जिसमें फ्लाईओवर का बनना अति आवश्यक है। अब इसमें होता क्या है कि अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बात को माना जाए तो पुल को तोड़ना पड़ेगा, फिर से नए सिरे से काम करना पड़ेगा। इसमें यह बता रहा है कि टेंजिबल लॉस टू द कॉन्ट्रैक्टर, गलत करोगे, फ़ायदा उठाओगे तो लॉस तो तुमको झेलना पड़ेगा अगर पकड़े जाओगे तो खैर। उसके बाद कह रहा है कि चीफ इंजीनियर के पास जब आप जाते हैं तो चीफ इंजीनियर कहता है, वो काफ़ी प्रेशर में है चीफ इंजीनियर का क्या मोटिव है ये इसने नहीं बताया। चीफ इंजीनियर काफ़ी प्रेशर में है और चीफ इंजीनियर का कहना है कि काम होने दो, मैंने देख लिया है, कोई ऐसी बात इसमें नहीं है, पुल चल जाएगा। लेकिन आप कन्विंस हैं कि पुल तो चलेगा नहीं, पब्लिक सेफ्टी को खतरा है। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट विल यू डू इन सच सिचुएशन, सम ऑफ द ऑप्शंस आर गिवन बिलो, इवेल्युएट द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ ईच ऑफ दीज ऑप्शंस and finally suggests what course of action you would like to take, give reasons। नीचे वही 5 ऑप्शन दिया है, आपकी पर्सनल इंटीग्रिटी को चेक करना चाह रहा है, आपके पास वो 4 फॉर्मूला है, आप इसमें अप्लाई कर करके देखें कि कहाँ क्या लैग कर रहा है। अब इसमें कह रहा है कि फॉलो द एडवाइस ऑफ चीफ इंजीनियर एंड गो अहेड, तो ट्रूथफुलनेस का क्या होगा, ट्रूथफुलनेस लैग कर रहा है। दूसरा चीज कह रहा है कि ट्रूथफुलनेस लैग कर रहा है, फिर फेयरनेस भी लैग कर जाएगा। ट्रांसपेरेंसी कहाँ है, आपने तो चुपचाप काम कर लिया। फिर उसके बाद जो है सो वो जूनियर इंजीनियर वगैरह का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर का क्या होगा, लैक ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, क्योंकि आपने कंट्राडिक्शंस को तो उन लोगों को बताया ही नहीं। लीगल एक्शन लेना है, हर्ट नहीं करना है पर्सनल वे में। फिर उसके बाद दिखने में आपको थोड़ा जेन्युइन लग रहा है, क्योंकि चीफ इंजीनियर का काम जो है, चीफ इंजीनियर का काम है, आपका काम है उसको रिपोर्टिंग करना, आपका काम है उसको रिपोर्टिंग करना और वो जो कहे उसके हिसाब से काम करना। लेकिन आप पर्सनल, अगर ये आपका इंटीग्रिटी को चेक कर रहा है, अगर आप पर्सनली इंटीग्रेटेड पर्सन है तो आप कैसे ये काम को होने देंगे, आप नहीं होने देंगे। तो आप जो है सो थोड़ा जेन्युइनिटी दिख रहा है, यही ऑप्शन में ये लोग ये करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो ऑप्शन है, मेक एन एग्जॉस्टिव रिपोर्ट ऑफ द सिचुएशन ब्रिंगिंग आउट ऑल फैक्ट्स एंड एनालिसिस along with your own viewpoints stated clearly and seek for the written order from the chief engineer। अब एग्जॉस्टिव रिपोर्ट एंड रिटेन ऑर्डर लेने के बाद अगर काम करते हैं तो ट्रूथफुलनेस लैग करेगा। अगर मान लीजिए कि एग्जॉस्टिव रिपोर्ट और रिटेन ऑर्डर सब कुछ कर दिया और वो पब्लिक प्रेशर में इतना और अगर कह दिया कि नहीं काम चलने दो, तो आपके पर्सनल इंटीग्रिटी का क्या होगा, क्योंकि आपके ओपिनियन में सीरियस लैकुना है, हो सकता है ना हो पर है आपके ही सीरियस में। लेकिन अगर शक है तो उसका उपाय तो करना। इंटीग्रेटेड पर्सन कांट लिव इन कॉन्फ्लिक्ट, शक है मतलब कॉन्फ्लिक्ट है माइंड में। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस भी लैक करेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स और जूनियर इंजीनियर का कन्नाइवेंस साफ साफ दिख रहा है इसमें। इस ऑप्शंस में आपको मेरिट्स डिमेरिट यही दिखाना है
क्योंकि जेन्युइनिटी इसमें भी है कि भाई आपको उसने कहा कि आप काम करें। अब तीसरा चीज है कॉल फॉर द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द जूनियर इंजीनियर्स एंड इशू ऑर्डर्स टू द कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर नेसेसरी करेक्शन विद इन टारगेटेड टाइम। ये हो नहीं सकता क्योंकि कंप्लीशन पे है, ऑलरेडी काम कंप्लीशन पे है। अगर उसको तोड़ेगा तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। उसके लिए चीफ इंजीनियर तैयार नहीं क्योंकि पब्लिक प्रेशर है। इसमें आप उन 4 फॉर्मूला में से देखिए कोई ना कोई मिल जाएगा कि क्या इसमें लैग कर रहा है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि फेयरनेस लैग कर रहा है कि भाई कैसे होगा, लैकिंग जेन्युइनिटी, लैकिंग फेयरनेस, ट्रूथफुलनेस, धीरे धीरे सब लैग कर जाएगा। अब आते हैं 5वां, हाँ, कॉन्ट्रैक्टर दूसरा चीज़ है कि चीफ इंजीनियर से अप्रूवल ले सकता है, और जब अप्रूवल ले लेगा तो फिर आप क्या करेंगे, क्या उसको आप होने देंगे। अब चौथा है कि हाईलाइट द इशू सो दैट इट रीचेज टू द सुपीरियर एबव द चीफ इंजीनियर्स। ये जेन्युइनिटी का मामला हो गया क्योंकि आपको आपका इमीडिएट सुपीरियर जिसको आपको रिपोर्ट करना है ये आपके चीफ इंजीनियर साहब हैं। अब चीफ इंजीनियर साहब को आप रिपोर्ट ना करके आप चाहेंगे कि हम वो कर लें, उनको बाईपास करके चले जाएं, तो ये जेन्युइन काम तो हुआ नहीं, जेन्युइनिटी का मामला है। और दूसरा चीज़ कि आउट ऑफ द वे जाने का बात है, काम आपको लीगल वे में करना है। अब 5वां जो है ओवरऑल 5वां क्वेश्चन है कि कंसिडरिंग द रिजिड एटीट्यूड ऑफ चीफ इंजीनियर सीक ट्रांसफर फ्रॉम द प्रोजेक्ट और रिपोर्ट सीक। या तो आप बीमारी का बहाना कर लीजिए और छुट्टी पे चले जाइए, यही सब ऑप्शन सुझाया जा रहा है। इंटीग्रिटी का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है टेकिंग द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी। होल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है उसको आप पूरी तरह से निभाएं, क्योंकि अगर नहीं निभाएंगे तो एफिशिएंसी और परफेक्शन दोनों खतरे में आ जाएगा। इंटीग्रिटी आपको परफेक्ट बनाता है और एफिशिएंट है तो इंटीग्रिटी लैग करेगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लैग कर रहा है। अब इसमें किया क्या जाए, जूनियर इंजीनियर को लीव पर भेजेंगे, जांच करके अपने स्तर से जांच करके एग्जॉस्टिव रिपोर्ट बनवाएंगे। लेखना के लिए जो जो अकाउंटेबल है उसको ठहराएंगे। अपने स्तर से अगर कॉन्ट्रैक्टर भी दोषी है तो बिल रोकेंगे, और जूनियर इंजीनियर दोषी है तो सजा का प्रावधान करेंगे। आपके रिपोर्ट पर चीफ इंजीनियर अपने रिपोर्टिंग अथॉरिटी को भेजने पे बाध्य हो जाएंगे। आपने पूरी तरह से लीगली कार्रवाई करके उनको ये रिपोर्ट सबमिट कर दिया, अब बाध्य हो जाएंगे। अब ये जहाँ चीफ इंजीनियर रिपोर्ट करते होंगे ये रिपोर्ट खुद ब खुद ऊपर देना पड़ेगा कि भाई काम क्यों रुका, क्योंकि कुछ देर तो आपको काम रोकना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी का मामला है। पब्लिक सेफ्टी सबसे सुप्रीम है, थोड़ा डिले हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। अगर तोड़ना होगा तो पब्लिक को कन्विंस किया जाएगा और हायर अथॉरिटीज़ पेपर में रिपोर्ट वगैरह निकाल करके कन्विंस करेंगे। ये सबसे सही सॉल्यूशन है। 2 प्रश्नों में कैसे प्रिंसिपल अप्लाई किया, इंटीग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और आपसे फिर से अनुरोध है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने से अपना मोटिवेशन बढ़ता है।